गुप्त साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 में हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 320 में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335 में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवत के 9 शासकों और दक्षिणावत के 12 शासकों को पराजित किया। इसी विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। समुद्र का दरबारी कवि हरिशरण था, जिसने इलाह प्रस्तुति लेख में रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। किसका? विष्णु का। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी। ऐसा अनुमान है कि उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने लगा गया था। समुद्रगुप्त ने विक्रम की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्राभिक का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो कि 380 में राजगद्दी में बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फरियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त प्रथम या फिर गोविंद गुप्त 414 से लेकर 454 में। कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ 455 से 437 ईस्वी। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी और इसके शासक को क्या कहा जाता था? गुप्ता। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश। उसका शासक क्या कहलाता था? गुप्ता। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति, जिसके शासक कौन कहलाते थे? उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषयक नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसका प्रमुख कौन होता था? विष्पति। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दंड पाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट व भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामी कहलाता था। अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पैट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपात की भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। पहला, कृषि क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि। दूसरी, वास योग्य भूमि। फिर चारागार भूमि, पशु को चारा योग्य भूमि। खिल्ली, ऐसी भूमि जो जोती योग्य नहीं होती थी। फिर अपृहद भूमि, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजा ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए। इसके स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन सर्वप्रथम ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं से मनुष्यों का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का परिणाम कब मिलता है? 510 में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा इन्हें राजधर्म बनाया जाता था। विष्णु वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशा अवतार मंदिर है। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल शेष है, जिनमें गुफा नंबर 16, 17 गुप्तकालीन है। गुफा नंबर संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा नंबर 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महावीर कृष्ण महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए हैं। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो कि ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र
ग्रंथ संस्कृत को संसार का सर्वोत्तम प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रयास और फिर अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी में सर्वप्रथम बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे आर्यभट्ट, वहामीर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त। पुराणों की वर्तमान रचना गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर दे रखे हैं। मंदिर और उनके स्थान। विष्णु मंदिर, ये कहाँ है? तिगवा, जगलपुर, मध्य प्रदेश में। दूसरा शिव मंदिर, ये भूमरा, नागदा, मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर, ये नैना कुठार का मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला मंदिर हम देखेंगे दशा अवतार मंदिर जो देवगढ़ में, झांसी उत्तर प्रदेश में। अगला मंदिर है शिव मंदिर जो खो नागौद मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। भीतरगांव मंदिर जो भीतरगांव में है, जिसमें लक्ष्मण मंदिर, ये क्या है? ये ईंटों में बना है, कानपुर मध्य प्रदेश में। और आगे हम देखते हैं पुष्पभूति वंश या फिर वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ है उसमें मृतक, मौथरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त, गौड़ प्रमुख है। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। इसकी राजधानी थानेश्वर यानी हरियाणा प्रातः करनाल जिले में स्थित थानेश्वर नामक स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रथम प्रभावशाली शासक या फिर परम भट्टारक और महाराजाधिराज के सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधिवक्ष बोध गया को कटवा दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शीलादित्य नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी पर तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुए। चीनी यात्री ह्वेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेंगसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध धर्म संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष ने 641 में अपने दूत चीनी भेजे और 643 और 645 में 2 चीनी युद्ध उसके दरबार में। हर्ष ने कश्मीर के शासक बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त करे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष ने अपने कुल के देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेंगसांग के मिलने के बाद अपने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को राजस्व प्रदान कर वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेंगसांग ने स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। कहा जाता है धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम पर 3 नाटक लिखे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन ना तो वो कट्टर था और ना ही सारे देश का शासक है। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज और महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या आमत्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानी, उपरी व राष्ट्रीय कहलाता था। हर्ष चरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ। जिलों की संख्या थी जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पार्ट आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम प्रशासन का प्रधान ग्रामाध्यक्ष पट्टलिक कहा जाता था।
पुलिस कर्मियों को चाट और भाट कहा जाता क्या अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर शरीर के सिंचाई साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष चरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद थी भंडी यानी प्रधान सचिव, सिंहनाथ मतलब प्रधान सेनापति, कुंतल यानी अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त यानी गज सेना का प्रमुख। अब दक्षिण भारत के प्रमुख वंशों को देखें तो पल्लव वंश का शासक श्री विष्णु था 575 से 600 ईस्वी पूर्व। इसकी राजधानी काची यानी तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कीर्तार्जुनियम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से लेकर 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से लेकर 668, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670, परमेश्वर वमन प्रथम 670 से 680, नरसिंह वर्मन द्वितीय 704 से 728, नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित 779 से 829 से 897 में हुआ। मत विलास प्रश्न की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महाबली के एकाश्वर मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता था का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। रथ मंदिर में सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वतापी कोड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई अलवर नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन था। राष्ट्रकूट शासक राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दत्तीदूत 752 में था। इसकी राजधानी मणिकर या मान्यखेत वर्तमान मालनेर सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। ध्रुव राष्ट्रकूट का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नाग भट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल गंग शासकों ने संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्गी रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिन सिंह, गणितासार के लेखक कविराज महावीराचार्य और अमोघ वर्ष कृति के लेखक सक्ताना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी पर जल समाधि लेकर जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आए। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों से भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा गया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्णनाथ तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा में कवि पौन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तृतीय ने 773 में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पे अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं थी जिनमें से 1 से 12 तक की बौद्ध, 12 से 29 तक हिंदू और 30 से लेकर 34 तक जैन की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शिव, वैष्णव, शाक्त समुदाय के साथ साथ जैन धर्म के उपासक भी थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों के बसने और इस्लाम प्रचार की स्वीकृति भी दी थी। उसके बाद है चालुक्य वंश यानी कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप तृतीय ने की थी। उनकी राजधानी मान्यखेत थी। चालुक्य वंश के कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य
जय सिंह, सोमेश्वर सिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य चतुर्थ, सोमेश्वर तृतीय और तेलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेट में राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य चतुर्थ था। बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ रचना महान विधि वेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देवचरित्र की रचना बिल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य द्वितीय के जीवन पर प्रकाश डाला गया था। फिर चालुक्य वंश बतापी। जय सिंह ने बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी बतापी यानी बीजापुर के निकट थी। इस वंश का प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयदित्य और विजयादित्य। सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु स्वर्ण और अग्निशोष्टम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणास्वर की उपाधि भी धारण करी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को 642 में परास्त किया और उनकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी गौड़ की उपाधि धारण की। एहल अभिनय का संबंध पुलकेशिन द्वितीय था। इसके लेखक रवि कीर्ति थे। अजंता गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने संकल्पोत्पादन की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य के शासनकाल में ही दक्कन ने अरबों पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य का भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने अभिजिन्नानाशय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने मध्यकाल में विरूपाक्ष मंदिर और उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्यनी देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करा। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसी के दरबार में सामंत दंतेदुर्ग ने परास्त करके नए राजवंश राष्ट्रकूट की स्थापना की।